हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको इस चैनल पर बिल्कुल सरल शब्दों में सरल तरीके से यदि आप हिंदी ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप वीडियो को फुल वॉच करना। आपको आज ये जो वर्ण विचार है, इस टॉपिक को मैं कवर अप कराऊंगी इस वीडियो में। और यदि जो भी इस वीडियोस को पूरा देख लेता है टाइम निकाल कर, वो कुछ ना कुछ क्या पूरा वर्ण विचार बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा और सीख कर जरूर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं हूँ नविता, और जैसे कि मैं आपको इस चैनल पर हिंदी ग्रामर ही लेकर आऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हिंदी में सबसे ज़्यादा और सबसे पहला टॉपिक आता है वर्ण विचार। हाँ, जैसे कि हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होता है रच छंद अलंकार, बट उन सब में सबसे पहले हमारे वर्ण विचार आता है। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अब हमारी जो लैंग्वेज होती है, सभी की अलग अलग प्रांतों की लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, XYZ। उसमें जो हमारी हिंदी भाषा है, उसमें सबसे छोटी, मतलब इससे तो कोई छोटी चीज़ है ही नहीं हमारी भाषा में, वो क्या है? ध्वनि, है ना। तो ध्वनि होती है, वो सबसे सूक्ष्म रूप है हमारी भाषा का। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अच्छा, इस ध्वनि को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम वर्ण भी कहते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, भाषा का सबसे सूक्ष्म रूप क्या है? ध्वनि। और ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ण क्या होते हैं? जैसे कि क, च, न, जो एक एक प्रॉपर हमारी 12 खड़ी का वर्ण होता है ना, अक्षर, इसे हम वर्ण कहते हैं। पर जब इन वर्णों को एक साथ सीक्वेंस के साथ रखा जाता है, एक माला में पिरोया जाता है, तो वहाँ पर वर्णमाला बन जाती है। जैसे कि चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिखने वाली हूँ का, ओके, क, ख, है ना, चा। तो जब अगर हम अलग अलग लेटर्स इस तरीके से लिखेंगे, तो जब इसकी एक माला पिरो दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला के अंदर काफ़ी सारे वर्ण एक साथ एक समूह में एकत्रित हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको वर्णमाला की डेफिनेशन समझ में आई होगी कि वर्णमाला किसे कहते हैं, जिसमें वर्णों को एक समूह के रूप में रखा जाता है। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें लर्न करने वाला है कि हमारे हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वो 52 होती है। कोई 48 बोलता है ना, सबके अलग अलग मतभेद हैं, बट 52 इज करेक्ट। ओके। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब हमारी जो वर्णमाला है, इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। हमारी वर्णमाला के 2 पार्ट हैं। पहला है हमारा स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन। ओके। तो हमारी जो वर्णमाला है, इसके 2 भाग हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है। तो पहला हमारा स्वर आता है और दूसरे नंबर पर व्यंजन आता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्वर के बारे में। ओके, कि स्वर किसे कहते हैं। देखिए, जैसे मैं एक आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दूँ, तो स्वर वो चीज़ होती हैं, एक ट्रिक समझ लीजिए या कोई भी सरल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। स्वर वो होते हैं जो बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से निकलते हैं, है ना। अब चाहे आप इस ट्रिक समझ लीजिए कि स्वरों को किसी की भी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, उनको किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए होती, वो अपने आप में प्रॉपर तरीके से फ्री होते हैं।
और बहुत ही इजीली अब मुंह से निकल जाते हैं। ओके, आई होप आपको डेफिनेशन जो मेरा कंसेप्ट है उसके थ्रू मैंने आपको समझाई है। बुक के थ्रू ये होती है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी ध्वनियाँ, जो भी वर्ण को प्रोनाउंस करते हैं, अपने मुख से बोलते हैं, तो उस मुख से जो भी हमारी हवा, मतलब जो भी श्वास वायु निकलती है, वो बिना किसी रुकावट के निकल जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। अब देखिए, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले नंबर पे आता है हमारा मूल स्वर। ओके, पहले नंबर पे मूल स्वर आता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा संधि स्वर। ओके, और थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे, जैसे कि लिखा है ये आपका संयुक्त स्वर, सॉरी प्रलुप्त स्वर, सॉरी, है ना। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे ये प्रलुप्त स्वर। ओके, अब देखिए, जैसा कि अब मैं आपको समझा दूं कि मूल स्वर क्या होते हैं। मूल यानी बिल्कुल रियल एक तरीके से, है ना, उनमें किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी कि वो स्वर जिनके उच्चारण में हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, वो स्वर कहलाते हैं। इसमें जो मूल वास्तविक स्वर हैं वो कौन से होते हैं कि इनके उच्चारण में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये हमारे मूल या हस्त स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, र। छोटा आ, छोटी, मतलब इसमें ये जो बिना मात्रा के, बिना सपोर्ट के है ना। अब इनमें सपोर्ट कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये बिल्कुल प्रॉपर फ्री है, इनमें कोई मात्रा का सपोर्ट नहीं है। आ, ई, उ, ठीक है, ये बिल्कुल मूल स्वर है। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे संधि स्वर, है ना। सेकंड नंबर पे संधि स्वर आते हैं, जो कि देखिए, चलिए, संधि स्वर में वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब वे स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। मतलब मूल स्वर हमारे कौन से हो गए? जो आ, ई, उ, र, ये बिना मात्रा के हैं। अब संधि, आपको जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, संधि मतलब हमें किसी से संधि करना, किसी से कांटेक्ट बनाना, कि भैया आप हमसे संधि कर लो, हमसे फ्रेंडशिप कर लो, तो अपन ये वाला काम करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है, ठीक है, तो बस वही चीज़ है कि अब ये जो संधि स्वर है ना, इनको मतलब इनको सपोर्ट तो चाहिए, ये इन्होंने किसी से संधि की है ना, किसी से कांटेक्ट किया है, बट ये इन्हीं की कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि दीर्घ स्वर और नंबर 2 है संयुक्त स्वर। अब दीर्घ, अब जैसे कि हमें दीर्घ यानी होता है बड़ा, हमें नाम से समझ में आ रहा है। दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसमें समान जाति, मतलब इसमें एक ही कैटेगरी के लोग मिलकर के किसी नए वर्ण का स्वर का निर्माण करते हैं, ठीक है, दीर्घ। और दीर्घ में क्या होगा, कैटेगरी सेम होती है। देखो, जो सजातीय स्वर एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं, मतलब वही एक सेम कैटेगरी, सजातीय, विजातीय यानी अपोजिट। तो जो स्वर एक ही स्वरों से निर्मित हुए हैं, वो स्वर इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, छोटा आ और आ, मतलब दोनों ही सिंगल आ है ना, और इनको मिलाकर बन गया बड़ा आ। तो ये जो बड़ा है ये ना, ये दीर्घ स्वर है, ठीक है, और ये दोनों मूल स्वर हैं। समझ आया? ऐसे ही छोटी ई और छोटी ई, इन दोनों को मिलकर बनी है बड़ी। ओके, पर बड़ी ई ये दीर्घ स्वर है,
और बड़ा आ ये दीर्घ स्वर है। और इसी तरीके से छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ओके, अब सेकंड नंबर पे आएगा हमारा संयुक्त स्वर। अब ये देखिए, दीर्घ स्वर में सेम कैटेगरी के स्वर होते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। और जो संयुक्त स्वर हैं वो अपोजिट कैटेगरी के स्वरों को लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो विजातीय स्वरों विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं। विजातीय मतलब अपोजिट, मतलब जो स्वर विभिन्न स्थानों में बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वो अपोजिट स्वर कौन कौन से हैं ये भी तो देख लें हम। देखिए, छोटा और छोटी। अब आ मिलकर बड़ा आ बना था, देखो जैसे आ और आ मिलकर बड़ा आ बना था यहाँ पर, तो ये सजाती हो गई थी। ठीक है, सेम कैटेगरी की, पर ये अपोजिट कैटेगरी की है क्योंकि यहाँ छोटा आ आया है और यहाँ ई आया है और आ ई, पर आ और ई ये छोटे छोटे हैं ना, मिलकर एक का निर्माण करते हैं। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर आ और ए, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो यहाँ पर आई का निर्माण होता है। ओके, और यहाँ ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलती हैं, ओ बन जाता है, और इधर आ और ओ मिलेंगे तो औ बन जाएगा। ओके, जो भी ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देख लेगा वो कभी भी इन चीज़ों में नहीं भूलेगा। मैं आपको ये बात गारंटी के साथ बोल रही हूँ। मैं अभी इस वीडियोस में सिर्फ 3 स्वरों को ही क्लियर करूँगी, है ना। आगे का पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। ओके, जिससे कि व्यक्ति के माइंड में सेट हो जाए। अब हम आते हैं प्रलुप्त स्वर पर। ठीक है, प्रलुप्त स्वर क्या होते हैं? ये वो स्वर होते हैं जो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, बट इनको क्या एक हम फील करने के साथ में इनका प्रोनाउंस करते हैं। इनको हम समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, बस एक इनकी कैटेगरी है, मतलब इनका इंडिकेशन है, उससे हम इस चीज़ को पता लगाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब प्रलुप्त स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा, मतलब दीर्घ मतलब ज़्यादा समय लगना है। जैसे आ, जैसे हम छोटा बोलते हैं ना आ, पर इसमें उससे भी ज़्यादा समय लगता है, वे हमारे प्रलुप्त स्वर कहलाते हैं। और प्रलुप्त स्वर का साइन ये एस टाइप का होता है, ये जो एस टाइप का होता है ना, और ये अक्सर हम जब रामायण पढ़ते हैं उसमें इससे मतलब रिलेटिव वर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे राम। अब जैसे कि हमने राम हो गया, पर मुझे जब चिल्लाते राम, है ना, जब सीता जी वन में राम जी को पुकारती हैं तो ऐसे होती है राम, तो ये इस टाइप का जो है ना, ये प्रलुप्त स्वर है। ओम, है ना, तो ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर जाना। मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।